हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। अब तक जो हमारी भूगोल की यात्रा रही है वो काफी अच्छी रही है। और हम जो कक्षा 12 की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हर पार्ट आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे पार्ट नंबर 5 बात किया हमने प्राथमिक व्यवसाय, उसमें हमने बात की कि प्राथमिक व्यवसाय होता क्या है। और हमने समझा कि प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल होता है उसे अगर सीधा उपभोग में ले लें तो उसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। तो वैसा ही कुछ इसमें है द्वितीयक क्रियाओं में। हम पाठ पढ़ेंगे अब द्वितीयक क्रियाएं या फिर द्वितीयक व्यवसाय। अब क्या है इसमें, आइए देखते हैं। इसमें यह है कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का हम उसको सीधा उपभोग में ले लेते प्राथमिक व्यवसाय में, लेकिन प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को का रूप परिवर्तन करके उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है। उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो उसे हम द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं, समझ गए होंगे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर उदाहरण तो दीजिए। तो लीजिए, उदाहरण भी लीजिए। आप अगर उदाहरण लेंगे प्राथमिक व्यवसाय का, जैसे आप जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं तो ये प्राथमिक व्यवसाय में है। लेकिन उस लकड़ी से आप कोई कुर्सी या कोई मूर्ति का निर्माण कर लेते हैं तो वो द्वितीयक व्यवसाय में आता है। कैसे आता है? क्योंकि आपने जो लकड़ी से कुर्सी बनाई या मूर्ति बनाई तो बताओ उसका रूप बदला या नहीं बदला? बदला। अच्छा, उसका मूल्य बढ़ा या नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा सर, बिल्कुल बढ़ा, काफी बढ़ा। तो ये द्वितीयक व्यवसाय में आ गया। दूसरा उदाहरण लीजिए, एक से समझ में आया, दूसरा लीजिए। मान लीजिए आप खेतों से गेहूं लेकर आते हैं। गेहूं से आपने मशीन में उससे पीस कर आटा बना दिया। देखिए, आप पहले कोई चक्की भी चलती थी, अब तो नहीं है, लेकिन चक्की से अगर भी आपने कर दिया तो आपने क्या बना दिया? आटा बना दिया। तो उसका रूप बदला या नहीं बदला? बिल्कुल बदला सर। और मूल्य भी काफी बढ़ गया। तो ये भी किस में आएगा? द्वितीयक व्यवसाय में आएगा। तो यानी हम जब प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप बदलकर उसका मूल्य बढ़ा देते हैं उसके द्वितीयक व्यवसाय में आएगा। जैसे पत्थर है, पत्थर से आपने कोई मूर्ति बना ली तो वो भी आपके द्वितीयक व्यवसाय में आएगा। अब आप बोलेंगे सर द्वितीयक व्यवसाय इतना ही है क्या? अरे नहीं भैया, इतना नहीं। द्वितीयक व्यवसाय को हम थोड़ा सा और रूप में देखते हैं। देखिए, द्वितीयक व्यवसाय को हम समझ सकते हैं 3 रूपों में। पहला है विनिर्माण, दूसरा है इसके अंदर वो आएगा आपका विनिर्माण के बाद में हम बात कर सकते हैं इसमें प्रसंस्करण, और तीसरा हम करेंगे इसमें निर्माण। निर्माण एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अलग अलग है। प्रसंस्करण को हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्रोसेसिंग, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। और इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण का मतलब। और इसे विनिर्माण को कहते हैं इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, अब समझिए कि विनिर्माण निर्माण में फर्क क्या है। मैंने ये आपको इंग्लिश में टर्म्स कराया, इसका भी मतलब निकलेगा। देखिए, विनिर्माण का मतलब सीधा सा ये है कि हम छोटी से छोटी वस्तु का, यानी जैसे सुई, और बड़ी से बड़ी वस्तु यानी कोई मशीन है, हवाई जहाज है, और यहां तक कि अभी जो चंद्रयान में हमने भेजा है बड़ा अंतरिक्ष यान हो, उसका निर्माण करते हैं हाथ से या मशीनों के द्वारा। तो वो सब विनिर्माण में आता है। यानी छोटी से छोटी वस्तु जैसे सुई, या फिर बड़ी से बड़ी वस्तु जैसे कोई अंतरिक्ष यान है, उसका निर्माण हस्त द्वारा या मशीनों द्वारा करते हैं तो उसे हम विनिर्माण के अंतर्गत लाते हैं। समझ रहे हैं आप? वापस रिपीट करता हूं, निर्माण और विनिर्माण फर्क समझिएगा। विनिर्माण का मतलब है कि छोटी से छोटी वस्तु या बड़ी से बड़ी वस्तु हम हाथ के द्वारा या मशीनों के द्वारा उसका निर्माण करते हैं तो उसको हम लाते हैं विनिर्माण के अंतर्गत। अच्छा, फिर निर्माण में जाना चाहूंगा। निर्माण के अंदर आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब जानते हैं, आपको बोलते हैं यार घर पे काम चल रहा है, बोले क्या चल रहा है? कि भैया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यानी इसमें आता है भवन निर्माण, कोई बिल्डिंग बन रही हो, कोई सड़क निर्माण बन रहा हो, सड़क बन रही हो, तो वो इसमें आएगा। समझ रहे? ये दोनों चीज अलग होगी। इसका नाम ही होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी वस्तु का निर्माण। इसमें वस्तु का निर्माण होता है। और प्रसंस्करण का मतलब समझिए, ये बहुत जरूरी है। प्रसंस्करण का मतलब होता है कि यानी आपको कहेंगे कोई भी काम की प्रोसेसिंग। जैसे मान लीजिए आपको सूती वस्त्र निर्माण करना है। क्या निर्माण करना है? सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र कैसे होगा कि पहले आप कपास लेंगे,
फिर कपास से आप हाथ के द्वारा या चरखे के द्वारा या मशीनों के द्वारा सूत काटेंगे, धागा काटेंगे और फिर उससे किसी प्रोसेसिंग से सूती वस्त्र बनेगा। तो ये जो प्रोसेसिंग हुई उसे हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जैसे चाय है तो चाय की पत्तियां ली, उसको साफ किया, उससे किया और फिर उससे हमने चाय बनाई। तो यानी जितने भी प्रोसेसिंग वाले उद्योग होंगे सब द्वितीयक व्यवसाय में आएंगे, जितने भी निर्माण वाले उद्योग होंगे वो द्वितीयक व्यवसाय में आएंगे और जितने भी निर्माण वाले उद्योग होंगे वो द्वितीयक व्यवसाय में आएंगे। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि विनिर्माण उद्योग का मतलब ही क्या होता है, आप यूं समझ जाइए, बड़ी बड़ी मशीनें होता है, बड़े बड़े कारखाने होते हैं। इसका मतलब ये होता है विनिर्माण उद्योग का मतलब ही होता है बड़ी बड़ी मशीन। इसकी विशेषता होती है विनिर्माण उद्योग की, इसकी विशेषता होती है कि आप वहां पर एक वस्तु का विशिष्टीकरण, एक वस्तु का भी आगे पढ़ेंगे हम, एक ही वस्तु का उत्पादन होता है, श्रम का विशिष्टीकरण होता है, हम ये गुण पढ़ेंगे। अब देखिए आप समझ गए विनिर्माण उद्योग इसे हम कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत लाते हैं। अच्छा, एक सवाल और उठता होगा आपको, जैसे बाल कि सर सारे उद्योग ही होते हैं। अब देखो आपने पढ़ लिया विनिर्माण उद्योग, तो विनिर्माण उद्योग में एक बात और आती है, विनिर्माण उद्योग वो होते हैं जैसे हमने बताया छोटे से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु का निर्माण होता है। लेकिन एक बात और आती है कि यहां अगर आप जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी मशीनें मिलेगी, कारखाने मिलेंगे। तो विनिर्माण एक उद्योग है, लेकिन कुछ उद्योग की बात करता हूं, एक उदाहरण देता हूं, जैसे पर्यटन। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या पर्यटन भी विनिर्माण उद्योग है क्या? तो जवाब होगा कि उद्योग तो है, इसको उद्योग का दर्जा तो प्राप्त है, उद्योग है, लेकिन विनिर्माण उद्योग नहीं है। मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि पर्यटन के अंदर आपको क्या चाहिए? पर्यटन में तो आपको जो एक स्थान जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं वो स्थान है, उसके आस परिवहन के साधन चाहिए, रहने के लिए होटल चाहिए, खाने के लिए होटल चाहिए, आपको कोई बड़ी मशीनें थोड़ी चाहिए। तो ये विनिर्माण उद्योग नहीं है, ये केवल उद्योग। तो आप समझ गए होंगे कि विनिर्माण उद्योग यानी द्वितीयक क्रिया 3 भागों में बटी है, विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। अच्छा, इसमें एक बात करते हैं कि विनिर्माण उद्योग की विशेषता क्या होती है। जैसे भी मैंने आपको बताया, ये उदाहरण दिया मैंने इसलिए दिया कि अगर बात करें कि विनिर्माण उद्योगों की विशेषता क्या होती है, उद्योगों की विशेषता क्या होती है, क्या होगी? पहला काम तो इसमें पाया जाएगा कि वहां पर सारा काम क्या होगा? मशीनीकृत होगा। सारा काम क्या होगा? मशीनीकृत होगा, यानी आपकी वहां पर शक्ति का प्रयोग होगा। मशीनों का होगा तो वहां पर शक्ति का प्रयोग होगा। अब शक्ति का प्रयोग मतलब बिजली से भी हो सकता है, शक्ति का प्रयोग यहां पर कोयले से भी हो सकता है, किसी प्रकार से भी आपको जल विद्युत ऊर्जा से भी हो सकता है, किसी प्रकार से भी आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, शक्ति का प्रयोग हो सकता है। दूसरा यहां पर आएगा एक ही वस्तु का उत्पादन। यहां पर क्या होगा? एक ही वस्तु का उत्पादन होगा, एक ही वस्तु का उत्पादन होगा, एक तो ये होगा। और तीसरा यहां पर पाया जाएगा कि श्रम जो होगा वो भी क्या होगा? विशिष्ट होगा, यानी जो श्रम होगा वो भी विशिष्ट होगा, यानी कुशल श्रम कह सकते हैं हम, कुशल श्रम होगा। तो ये विनिर्माण उद्योग की विशेषता मिलती है। ये मतलब ये होती है, शक्ति का प्रयोग होगा, एक ही वस्तु का उत्पादन होगा और श्रम कुशल श्रमिक होगा। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ेंगे आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता। ये तो हमने एक सामान्य सी विशेषता पढ़ी। अब आपके पास में आता है, आपकी किताब में क्वेश्चन है, आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योगों की विशेषता है। विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं ये क्या होगी? आप थोड़ा बहुत समझ भी रहे होंगे कि मैं किस दिशा के अंदर बात करना चाह रहा हूं। तो विनिर्माण उद्योगों की मतलब इसकी विशेषता क्या होगी? मैंने अभी आपको बात बताया कि वहां पर क्या होगा? एक ही वस्तु का उत्पादन होगा। तो यहां पर जो पहली विशेषता मैं लिखना चाह रहा हूं, इसको स्पष्ट समझिए। यहां पर होगा कौशल एवं वस्तु का विशिष्टीकरण। कौशल व वस्तु का विशिष्टीकरण, ये पहला गुण होगा। इसका मतलब क्या है सर? ये तो बताइए। अरे भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कौशल व वस्तु का विशिष्टीकरण, यानी ऐसे उद्योगों में कि एक ही कौशल, यानी आपके जो भी श्रमिक होंगे, मजदूर होंगे, कुशल श्रमिक होंगे, वह एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। ऐसे उद्योगों में क्या होगा? एक ही कौशल व वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। इससे क्या होगा? अरे भाई, इससे क्या होगा आप समझिए। मैं आपको बोलूं कि भाई आपको एक ही विषय पढ़ना है, आपको केवल भूगोल पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना 12th में, तो आप बताइए आपका जो नंबर भी अच्छे आएंगे, हाँ, और आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर भूगोल भी पढ़नी पड़ रही है, आपके पास में और भी सब्जेक्ट होगा, 3 सब्जेक्ट होंगे, आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, वो पढ़ने पड़ रहे हैं, तो कुछ आपकी गुणवत्ता में कमी आएगी। लेकिन एक ही वस्तु कह दूं या कोई कंपनी एक ही चीज बना रही है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और उसका मूल्य भी कम हो जाएगा। तो यहां पर एक ही कौशल वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, जिससे वस्तु की कीमत भी कम होगी, वस्तु की कीमत भी कम होगी
और उसकी गुणवत्ता उच्च होगी। उसकी गुणवत्ता भी क्या होगी? उच्च होगी, अच्छी होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी। और कहने का मतलब यह है कि जब किसी संस्था में, किसी उद्योग में एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसे कहते हैं वस्तु का विशिष्टीकरण। वस्तु का विशिष्टीकरण, समझ गए आप? अरे भाई, विशिष्टीकरण का मतलब होता है उस कंपनी ने, उस उद्योग ने उस वस्तु के अंदर महारत हासिल कर रखी। आप ये समझिए कि एक ही वस्तु के उत्पादन में महारत हासिल कर रखी है। जैसे हम बात करें कि शूज की कंपनी है, एडिडास है, वो जूते बना रही है, तो अगर वो जूते में महारत हासिल कर रखी है, इस प्रकार से पहला जो हो गया कौशल वस्तु का विशिष्टीकरण। दूसरा यंत्रीकरण। आपको बताया मैंने कि बड़े उद्योगों के अंदर बड़े कारखानों के बिना उसे कल्पना नहीं कसते, बड़ी मशीनों के बिना कल्पना नहीं कसते। तो यहां पर यंत्रीकरण यानी सारा काम क्या होगा? बड़ी और जो अच्छी मशीन होगी, अच्छी तकनीक की जो मशीन होगी उनसे होगा। और जब मशीनों से कार्य होगा तो वस्तु की गुणवत्ता बताओ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? वस्तु की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। वस्तु की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। हाथ से हमको वस्तु निर्माण करेंगे और मशीनों से करेंगे तो उसकी गुणवत्ता स्वतः ही बढ़ जाएगी। तो अब तीसरा क्या है? तीसरा है प्रौद्योगिकी नवाचार। मैंने जैसे आपसे वादा किया, आपको रटाऊंगा नहीं। आप समझिए कि प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का प्रयोग तो करना है उद्योग में, लेकिन नवाचार के साथ में। नवाचार का मतलब होता है बेटा कि नवाचार का मतलब होता है कि जो आसपास जो परिस्थिति है उसके हिसाब से कार्य करें। अब तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य विकास तो कर रहा है, लेकिन उसे समस्या क्या आ रही है कि चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो यहां पर यह है कि इन उद्योगों में यानी विनिर्माण उद्योगों में तकनीक का प्रयोग इस प्रकार हो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। यानी पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर अगर कोई ये उद्योग काम करेंगे तो क्या होगा कि ये उद्योग की विशेषता है। आजकल जरूरी है कि हम सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं कि हम हमारे इस कंपनी से, हमारे इस उद्योग से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जैसे आपने 3 तो पढ़ लिए, कौशल वस्तु का विशिष्टीकरण यानी एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिससे गुणवत्ता और कीमत में कमी आएगी। यंत्रीकरण, जब चीजें मशीनों से बनाई जाएगी तो स्वतः ही उसकी गुणवत्ता, उसकी फिनिशिंग में अधिक मतलब अच्छा ही आएगी, अच्छी बनेगी वस्तुएं। और प्रौद्योगिकी नवाचार यानी एक ही आप तकनीक आप इस्तेमाल तो करें, मना नहीं है, लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हम इसको बिटा देते हैं, बाकी हम देखते हैं। अब चौथा देखते हैं इसके अंदर कि विनिर्माण। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? विनिर्माण उद्योगों की विशेषता पढ़ रहे हैं। तो चौथा जो गुण है वो गुण सामान्य से है, आप समझेंगे। चौथा गुण है संगठनात्मक, यानी पूरे उद्योगों की बात चल रही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण। संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण यानी इन उद्योगों का संगठनात्मक ढांचा क्या होता है। तो पहली बात तो इसके अंदर यहां पर आ गई, इस ढांचे के अंदर पहली बात आ गई कि हम इसको ए मान लेते हैं। तो यहां पर आप समझिए कि विस्तृत एवं जटिल तकनीकी तंत्र होगा। कोई सामान्य से तंत्र नहीं होगा, छोटी मोटी मशीनें नहीं होगी, बड़ा मतलब मशीनों के हिसाब से भी वहां पर कर्मचारी भी कैसे होंगे? कुशल होंगे, अर्धकुशल होंगे, हाँ, तकनीकी कर्मचारी भी होंगे, इस तरीके से शब्द। तो विस्तृत एवं जटिल तकनीकी तंत्र होगा, ये यहां की एक विशेषता होगी। दूसरा जो कि आपने पढ़ लिया, यहां पर विशिष्टीकरण का गुण पाया जाएगा। अब विशिष्टीकरण किसमें हो सकता है? वस्तु का विशिष्टीकरण हो सकता है, कौशल का विशिष्टीकरण हो सकता है, तकनीक का विशिष्टीकरण हो सकता है, क्योंकि हर वस्तु के अंदर यह महारत हासिल होगी जिसका निर्माण कर रहे हैं। और तीसरा यह पाया जाएगा कि जो उस उद्योग से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारीगण हैं, उनके साथ में क्या होगा? इनका संपर्क होगा। यानी बड़े संगठनात्मक जो अधिकारी होंगे, अधिकारी से संपर्क होगा। क्या होगा? संपर्क होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका संगठनात्मक ढांचा। किस प्रकार से ढांचा है। अच्छा, अंतिम पढ़िए आप। अंतिम क्या है इसके अंदर? मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि ये जो बड़े उद्योग हैं, अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं तो ये हर जगह मिलेंगे आपको? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो पांचवा जो पॉइंट है वो है अनियमित भौगोलिक वितरण। अनियमित भौगोलिक
वितरण। क्या हो जाएगा? अनियमित भौगोलिक वितरण। यानी ये उद्योग कहां लगाए जाएंगे बेटा? वहां लगाए जाएंगे जहां उनको कच्चा माल मिलेगा, ठीक है ना। वहां लगाए जाएंगे जहां पर परिवहन की लागत कम होगी, वहां लगाए जाएंगे जहां पर इनको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, वहां लगाए जाएंगे जहां पर इनको सरकारी अच्छी योजना मिलेगी, यानी सरकारी तंत्र इनके लिए सपोर्ट में होगा। इस कारण ये उद्योग हर जगह नहीं मिलेंगे, ये उद्योग मिलेंगे जहां कच्चा माल, इसलिए छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में मिलेंगे। इसलिए कि विश्व के इतने बड़े उद्योगों का, जो इतने बड़े उद्योग हैं, चाहे विश्व स्तर पर बात करें चाहे भारत पर बात करें, ये केवल 10% भूभाग पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं आपको? 10% भूभाग पर मिलते हैं। तो ये हमने आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग की विशेषता पड़ी। जो पहला पड़ा वो था कौशल वस्तु का विशिष्टीकरण, इसी के कारण वस्तु की गुणवत्ता बढ़ती है, कीमत अच्छी होती है। दूसरा यंत्रीकरण, उससे भी गुणवत्ता आती है। तीसरा आपने इसके अंदर पढ़ा प्रौद्योगिकी नवाचार, कि हमें तकनीक का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। फिर हमने पढ़ा चौथा संगठनात्मक ढांचा स्तरीकरण, जिसमें विस्तृत एवं जटिल तकनीकी तंत्र मालूम है कि जटिल जो तंत्र होगा जटिल होगा, विशिष्टीकरण का गुण पाया जाएगा, बड़े संगठनात्मक अधिकारियों से संपर्क करना जरूरी है। संपर्क से मतलब यहां पर है कि आप उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें, आप उनसे ऋण सुविधा ले सकें, इस तरीके से है। अनियमित भौगोलिक वितरण होगा, क्योंकि जब ये कच्चा माल, परिवहन लागत, अधिकतम लाभ और सरकारी तंत्र आपके लिए जब एक जगह मिलेगा, वहीं पर तो आप उद्योग लगाएंगे। इसलिए विश्व के बड़े उद्योग 10% भूभाग पर लगते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, बड़े उद्योगों के विनिर्माण उद्योग की विशेषता है अनियमित भौगोलिक वितरण। अब इसमें एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, बड़ा ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको मजा भी आएगा उम्मीद है। ये है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उद्योगों की अवस्थिति को, पहले मैं आपको एक बिजनेसमैन बनाऊंगा, फिर आप सोचिए, आप खुद आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना है, एक उद्योगपति की तरह सोचना है, फिर आप बताएंगे। तो उद्योगों की अवस्थिति को, अवस्थिति शब्द भी आ सकता है या फिर स्थिति भी आ सकता है, को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब आप सोचिए, किसी भी उद्योग को ले लीजिए। मैंने सोचा, जैसे आप सोचते हैं कि भाई मैं तो कपड़ा बनाने के उद्योग लगाऊंगा, जो कपड़ा बनता है, सूती वस्त्र बनाने का उद्योग लगाऊंगा। ये मान लीजिए आप, ये आपका उद्योग है ना। आपने सोचा कि मैं तो कपड़ा बनाने का उद्योग लगाऊंगा। अब आपका कोई भी उद्योग है, तो बताइए, अगर आप कपड़ा बनाने का उद्योग लगाते हैं, सूती वस्त्र का लगाते हैं, या फिर आप चीनी का लगाते हैं, आपको क्या चाहिए पहले? अगर सूती वस्त्र लगाते हैं तो कपास चाहिए, अगर चीनी का लगाते हैं तो आपको मतलब गन्ना चाहिए, अगर और किसी चीज का भी लगाते हैं आप, तो आपको सिर्फ कच्चा माल चाहिए। तो यानी आपके उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला पहला कारक आएगा कच्चा माल। क्या आएगा? कच्चा माल। तो हम लिखेंगे कच्चा माल या कच्चे माल तक, या आप लिख देंगे कच्चे माल तक अभिगम्यता। अभिगम्यता शब्द अच्छा आएगा, आप इसको लिख सकते हैं। अभिगम्यता की जगह दूसरा शब्द आता है पहुंच, कच्चे माल तक पहुंच। ठीक है, तो पहला होगा कि आपको कच्चे माल तक पहुंच आपको होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं एक उद्योगपति हूं, मुझे चाहिए। अच्छा, आपने कच्चा माल भी ले लिया आपने, ठीक है, अच्छी बात है। अब कच्चे माल से आप क्या करेंगे? आपको तैयार भी करना है। अब तैयार कैसे करेंगे? तैयार करने के लिए आपको मशीनें तो होगी, लेकिन आपको उसके लिए शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर जल ऊर्जा चाहिए, कहीं पर आपको कोयले के रूप में ऊर्जा चाहिए, कैसे भी आपको ऊर्जा चाहिए। तो दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा शक्ति के संसाधनों तक पहुंच। मैं ये देखूंगा कि मेरा जो आपका जो पहला तो ये आ गया, अब मुझे जो उद्योग लगाना है तो मुझे वहां पर शक्ति के साधनों तक पहुंच चाहिए, वहां पर शक्ति के साधन होने चाहिए आसपास, तभी लगाऊंगा उद्योग, नहीं तो ऐसा नहीं लगाऊंगा। अरे मैं आप किसी गांव में उद्योग लगा दूं और वहां पर मान लीजिए एनर्जी नहीं है, कुछ जो मुझे एनर्जी चाहिए, मान लीजिए बिजली नहीं है। आप सपोज कीजिए मुझे मशीनें चलानी और बिजली नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो शक्ति के साधनों तक पहुंच, ये मुझे दूसरा एक कारण मुझे प्रभावित करेगा। अच्छा, शक्ति के साधनों तक पहुंचोगे, यानी मैंने एक कच्चा माल लिया, मशीनें ली, मशीनों के अंदर उसको बना लिया, लेकिन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे बताइए आप मशीनों पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए ना, तो यानी आपको मजदूर चाहिए। तो यानी आपका अगला कारण आएगा, तीसरा आएगा श्रम आपूर्ति तक पहुंच, यानी आपको मजदूर मिलने चाहिए, श्रम मिलने चाहिए। जैसे भी उद्योग के लिए कुशल हो अकुशल हो, तो श्रम आपूर्ति तक पहुंच, तीसरा कारण हो गया श्रम आपूर्ति तक पहुंच। ठीक है, ठीक है, ये समझ गया आप। बिल्कुल, देखो आपको इंडस्ट्रियल बनना पड़ेगा, आपको उद्योगपति बन के करना पड़ेगा कि मुझे कच्चा माल चाहिए, मुझे मशीनें चलानी तो शक्ति के साधन चाहिए, मुझे उन पर काम करने के लिए रोजगार के लिए मजदूर चाहिए। अच्छा,
अब आपने आपने क्या कर लिया कि माल को तैयार भी कर लिया, अच्छी बात है, माल को तैयार कर लिया। अब माल को बेचेंगे सही ना आप, तो कहां बेचेंगे? बाजार तक बेचेंगे। अब बाजार तक तो बेचना है, लेकिन किसी साधन में बेचेंगे, यानी आपको परिवहन के साधन चाहिए। क्या चाहिए आपको? परिवहन के साधन। परिवहन के साधन चाहिए, आपको दिख रहा होगा। तो आपका अगला आएगा परिवहन। आपको किसी से बात भी करनी होगी, आप ऑर्डर भी लेंगे, भाई कितना माल चाहिए, इतना चाहिए, अच्छा पहुंचा रहा हूं आपको। अभी 1 ट्रक आ रहा है, 2 ट्रक आ रहा है, यानी आपका जो चौथा कारण आएगा वो आएगा परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक पहुंच। सुविधाओं तक पहुंच। अब आपका परिवहन के साधन भी आ गए। अब आपको चाहिए कच्चे माल के बराबर ही, वो है बाजार तक अभिगम्यता। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब आपको बाजार चाहिए, यानी बाजार तक अभिगम्यता। बाजार तक अभिगम्यता, ये बहुत है। माफ कीजिएगा, ये बहुत मोस्ट है कि आपको बाजार चाहिए, मार्केट चाहिए। मार्केट पे तो आप बेचेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या मिलेगा आपको? उपभोक्ता मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं? इसके अलावा आपके उद्योग को प्रभावित करेगा कि आप वहां लगाना चाहेंगे जहां पर आपको सस्ती जमीन दर पे जमीन मिल जाए, कि सरकार की तरफ कुछ सुविधा मिल जाए, ऋण मिल जाए आपको। तो आप करेंगे, आपको सरकारी नीतियां भी प्रभावित करेगी। जिस राज्य में सरकारी नीतियां आपके अनुकूल होगी, वो भी आपको प्रभावित करेगी, सरकारी नीतियां। यानी 5वां, और ये आ गया आपका 6 पॉइंट। और जो अगला है वो है आपका 7th, समूहन अर्थव्यवस्था तक पहुंच। समूहन अर्थव्यवस्था तक पहुंच, यानी 7वां पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, मैं अभी बताता हूं आपको। समूहन अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, आप समझिए कि एक कोई बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, वो अपने बड़ा उद्योग लगा दिया। वो उद्योग क्या करता है कि उसकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव उसके आसपास के क्षेत्र पर होता है ना, और उसके आसपास के क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग विकसित हो जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि आपने कहीं पर छोटा नागपुर पठार के पास में आपने टिस्को लगा दिया, आपने मान लीजिए इस्पात का लगा दिया। अब वहां पर मजदूर रहेंगे, तो मजदूरों के लिए फिर क्या चाहिए? आपको वहां पर आवास बनाने पड़ेंगे, आपको वहां पर सड़क मार्ग बनाना पड़ेगा, आपको वहां के लिए हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, उनकी शिक्षा के स्कूल बनेंगे, प्राइवेट स्कूल बनेंगे, सरकारी हॉस्पिटल बनेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल बनेंगे, इस तरीके से। तो एक अर्थव्यवस्था ने छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म दे दिया, तो एक ये भी प्रभावित करेगा, है ना। तो आपके कच्चे माल को, यानी उद्योगों की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम एक एक बिंदु पर बात करते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं आपको कि अगर आप जब 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको पहले ही बताई नहीं होगी शायद, लेकिन बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको पॉइंट बार लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 लिखेंगे, वहां आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जितने आप डायग्राम के थ्रू या चार्ट के थ्रू आप लिखेंगे, उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से डायग्राम मैंने यूं बना लिया, आपके दिमाग में और कुछ आ रहा हो, आपके दिमाग में ट्रायंगल के हिसाब से आ रहा हो या कैसे भी आ रहा हो, यूं करके बनाया, तो उस तरीके से आपको डायग्राम बनाएंगे, उतने आपको अच्छे नंबर आएंगे। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट पर, कच्चे माल तक अभिगम्यता। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं उद्योग लगा रहा हूं, मैंने सूती वस्त्र उद्योग लगाया है, तो मुझको आसपास कच्चा माल मिलना चाहिए। कच्चा माल अगर मैंने मान लीजिए उसके पास में नहीं लगाया, तो मुझे उस कच्चे माल को लाने में जो परिवहन शुल्क लगाना पड़ेगा, उससे मेरे उस वस्तु की उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि कच्चे माल तक लगाऊं। यानी आप यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको उद्योग लगाना है, मैंने बताया आप खुद को उद्योगपति मानिए, और आप सोचते हैं कि मुझे सूती वस्त्र उद्योग लगाना है, तो आप देखेंगे मुझे कपास कहां से मिल रहा है। आप चीनी उद्योग लगा रहे तो आप सोचेंगे मुझे गन्ना कहां से मिल रहा है, मुझे कहां पर। जैसे आप उदाहरण लीजिए, आपको लौह इस्पात उद्योग लगाना है, लौह इस्पात उद्योग लगाना है, तो आपको वहां के लिए चाहिए लौह अयस्क चाहिए, आपको वहां पर मैग्नीज चाहिए, आपको वहां पर चूना चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, आपको कोयला भी चाहिए, लेकिन आपको विशेष रूप से लोह अयस्क चाहिए। तो आप अपना उद्योग लोह अयस्क या मैग्नीज के आसपास लगाएंगे, बाकी चीजों को परिवहन से आप मंगा लेंगे। तो यानी कच्चा माल आपके उद्योग को प्रभावित करेगा। शक्ति के साधन तक पहुंच, हम लोह इस्पात की बात करते हैं, वहां पर आपको जल शक्ति ज्यादा चाहिए, तो आप नदी घाटी, जैसे दामोदर घाटी की परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना है, वहां पर अपने उद्योग को लगाएंगे जहां पर आपको शक्ति के साधन आराम से मिल जाए। ये भी आपको प्रभावित करेगा। अच्छा, श्रम आपूर्ति तक पहुंच। देखिए, हम ये बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार, वहां पर उद्योग लग गए, वहां उद्योग विकसित हो रहे हैं, वहां पर टिस्को लग रहा है, इसको लग रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लग रहे हैं, क्योंकि वहां पर कच्चा माल मिल रहा है, आपको लोह अयस्क मिल रहा है, कोयला मिल रहा है। कि यही कारण है क्या? नहीं भैया, वहां पर श्रम आपूर्ति भी मिल रही है। और श्रम आपूर्ति क्यों मिल रही है, ये समझिए आप, बड़ा गहरा प्रश्न है। ये इसलिए मिल रही है, जो छोटा नागपुर का जो पठार है, उसके पास में यूपी, उसके पास में छत्तीसगढ़, और उसके पास में जो आपके उड़ीसा,
ऐसे राज्य हैं जहां पर गरीबी है, यहां पर सस्ते दर से मजदूर रोजगार के लिए यहां पर प्रवास करते हैं, छोटा नागपुर पठार के प्रवास करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको रोजगार मिल जाता है। तो यहां पर श्रमापूर्ति मिल रही है और वो भी कितने सस्ते दाम पर मिल रही है। तो इसलिए छोटा नागपुर पठार के पास में उद्योग लग रहे हैं श्रमापूर्ति के कारण। अब परिवहन एवं संचार सुविधा तक पहुंच। अरे भाई, आपको कोई कच्चा माल लेकर आना है, हाँ, फैक्ट्री तक, और उस फैक्ट्री पर कच्चा माल जो तैयार हुआ, वो उत्पाद तैयार हुआ, आप कपास लेकर आए अपनी इस फैक्ट्री में, आपने फैक्ट्री यहां पर लगाई है सपोज कीजिए, और फिर यहां पर से इसको बाजार तक पहुंचाना है, मार्केट तक पहुंचाना है, तो आपको परिवहन के साधनों की यूज आपको जरूरत होगी। और जिस क्षेत्र में जितना परिवहन के साधन अच्छे होंगे, विस्तृत होंगे, या यूं मानिए जितने संचार के साधन विस्तृत होंगे, वहां पर स्वतः ही आपको ये उद्योग लग जाएंगे। जैसे हम बात करें, ज्यादा अगर आप बात करें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप यानी अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है, आपको बात किया था, जो विकसित क्षेत्रों में आता है पूर्वी क्षेत्र, और आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, यहां पर आपको संचार के साधन है, परिवहन के साधन है, बड़े ही अच्छे मिलते हैं। इसलिए यहां पर उद्योग धंधों का जाल है, आपके जो संसार के जो बड़े उद्योग है वहीं पर मिलेंगे, क्योंकि परिवहन संचार के साधन इसको प्रभावित करेंगे। इसी कारण उत्तरी पश्चिमी यूरोप आपका और आपके उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी तट है, वहां पर आपको अच्छे उद्योग मिलेंगे। बाजार तक अभिगम्यता, बाजी, ये तो बहुत अच्छा है कि अगर आपको अपना उद्योग विकसित करना है तो उसके लिए उपभोक्ता चाहिए, उसके लिए आपको बाजार चाहिए। आज के इस क्षेत्र में, आज के इस दुनिया में सारा संसार ही एक बाजार है। आप जानते हैं विश्वीकरण के बाद में पूरा विश्व ही एक बाजार है, लेकिन फिर भी आपको जो आपका तैयार माल है उसको कम परिवहन लागत के साथ में, आई रिपीट, कम परिवहन लागत के साथ में आप बाजार तक पहुंचा पाए, जिससे वस्तु का मूल्य नहीं पड़े। इसलिए बाजार भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकारी नीतियां प्रभावित करती है। आप देखते हैं जैसे मेक इन इंडिया चला था, अभी आपके मेक इन राजस्थान चला, जिसमें राजस्थान के अंदर मतलब उद्योगपति को आह्वान किया गया कि आप आइए, आपको यहां पर सरकारी भूमि का जो भूमि है उसका आवंटन किया जाएगा, सस्ती दर पर भूमि का आवंटन किया जाएगा, आपको यहां पर ऋण सुविधा अच्छी दी जाएगी, ये कहते हैं हम। और इसी कारण उद्योगपति वहां जाते हैं। तो जहां सरकारी नीतियां अनुकूल होगी, सरकारी नीतियां आपके उद्योग के पक्ष में होगी, सरकारी नीतियां व्यापारी के पक्ष में होगी, वहां पर स्वतः ही उद्योग धंधे खुलेंगे। बिल्कुल आसान है। समूल अर्थव्यवस्था तक पहुंच अंतिम पॉइंट है। इसमें क्या है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, जैसे मान लीजिए मैंने उद्योग धंधा यहां लगा दिया, ये जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है सपोज कीजिए, वो अपने आसपास के क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है, उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। उस कारण वहां पर छोटे छोटे उद्योग खुल जाते हैं उस अर्थव्यवस्था के चारों ओर। जैसे मंदिर है, अब यहां पर लोग आएंगे तो यहां पर परिवहन के साधन खुल जाएंगे, यानी रोड बन जाएंगे, यहां पर रहने के लिए लोगों के होटल खुल जाएंगे, यहां पर खाने के लिए आपके भोजनालय खुल जाएंगे, ठीक है, यहां पर और कोई सामान बेचना है उसके लिए दुकानें खुल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि समूह अर्थव्यवस्था, यानी एक अर्थव्यवस्था कभी अकेली नहीं होती है, वो अपने साथ में छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। तो जहां पर बड़ी अर्थव्यवस्था होती है वहां पर छोटे उद्योग अपने आप लग जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें आपने समझा उद्योग की अवस्था प्रभावित करने वाले कारक समझे, और कच्चे माल तक। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप डायग्राम के द्वारा बनाएंगे, नीचे आप चाहे लिख दीजिए, लेकिन ऐसा डायग्राम बनाइए कॉपी के अंदर। तो कच्चे माल तक अभिगम्यता, कच्चे माल को अगर आपको तैयार करना है तो मशीनों में शक्ति के साधन चाहिए, आपको वहां पर काम करने के लिए मजदूर चाहिए तो श्रमापूर्ति चाहिए, आपको उसको अगर आपको बाजार तक पहुंचाना है तो परिवहन संचार की सुविधा चाहिए, बाजार चाहिए, सरकारी नीतियां चाहिए, समूह अर्थव्यवस्था तक पहुंच चाहिए। तो ये बिंदु आपको चाहिए। तो देखो बेटा, आप समझ गए पूरी चीज को। एक थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा कि कच्चा माल दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वजन हास, जिसमें वजन हास हो, कम हुए। जैसे मान लीजिए गन्ना जो होता है, जिससे उससे कोई अपना उत्पाद बनाएंगे चीनी, तो गन्ने से जो चीनी बनेगी वो बहुत कम बनेगी, उससे चौथाई भी नहीं बनेगी। यानी आपका गन्ने से जो उत्पाद बनेगा, यानी जो उत्पाद बने उसका वजन बहुत कम हो, उत्पाद का वजन कम हो, वजन हास हो जाए। और इसमें वजन हास नहीं हो, वजन समान रहता हो, बिल्कुल बराबर रहता हो या लगभग बराबर रहता हो, दो तरीके से होते हैं। तो जो वजन हास वाले कच्चा माल वाले उद्योग होते हैं, उसमें उद्योगपति कहां लगाएगा उद्योग को? हमेशा कच्चे माल के पास लगाएगा।
आप यूं नहीं करेंगे कि भैया आप अपने 100 किलो गन्ने को आप कई किलोमीटर से लेकर आ रहे हैं, फिर उसे बना रहे हैं और 10 किलो चीनी बेच रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे। आप वजन हास उद्योग को, क्योंकि आप परिवहन लागत को बचाएंगे। आप ज्यादा भार को क्यों ढोएंगे? आप तो इसको लेकर जाएंगे ना, चीनी को लेकर जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, इसको कच्चे माल के पास लगाएंगे। और जो वजन सामान जिसमें रहता है, जैसे मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग है, इनमें आप इनको कच्चे माल के आसपास या कहीं भी लगा सकते हैं, बाजार में कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कपास से सूती वस्त्र बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक और अपन ले सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कोई एक उद्योग है जिसके लिए 3 या कई कच्चे माल होते हैं, उसके लिए त्रिभुज का स्थानीयकरण का नियम है जो अल्फ्रेड वेबर ने दिया है। उन्होंने बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी उद्योग के लिए ये भी कच्चा माल चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आपको इनके पास न लगाने कर आप इसको बीच में लगा सकते हैं इस उद्योग को, जिससे आप यहां से कच्चा माल यहां पहुंचा देंगे, कच्चा माल यहां पहुंचा देंगे, कच्चा माल यहां पहुंचा देंगे, जिससे परिवहन लागत न्यूनतम होगी। परिवहन लागत क्या होगी? कम होगी, न्यूनतम होगी। तो यानी ये कच्चे माल को, कुछ कच्चे माल के विषय से प्रभावित होते हैं जो बता रहा हूं। बाकी आपने उद्योग के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले 7 कारक आपने पढ़ लिए हैं। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो भी बहुत मजेदार है और इसको आप काफी यूज भी करते हैं। आपने देखा होगा जैसे मोबाइल में आप मोबाइल यूज करते हैं, आपने यूं भी देखा होगा कि जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप यूज करते हैं, रेडियो है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करते हैं, वो सब इसमें आते हैं। और इनको हम बोलते हैं स्वच्छंद उद्योग। क्या बोलते हैं? स्वच्छंद उद्योग। ऐसे उद्योगों को बोलते हैं स्वच्छंद उद्योग, या इनको बोलते हैं फुट लूज उद्योग। फुट लूज उद्योग। क्या होते हैं स्वच्छंद उद्योग? तो स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं, नाम से पता पड़ रहा है, स्वच्छंद या फुटलूज। फुटलूज यानी आप कहीं पर भी जा सकते हैं, स्वच्छंद यानी आप अपने सुविधा अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग वो होते हैं जो किसी बाजार, जो हमने बात किया अभी उद्योगों की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, जो न तो किसी बाजार, न किसी कच्चे माल, न कोई श्रम, यानी किसी से भी प्रभावित नहीं होते हैं, किसी से भी प्रभावित नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी ये प्रभावित नहीं होंगे, न किसी बाजार से होंगे, न किसी श्रम से होंगे, न किसी कच्चे माल से होंगे, किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। इन्हें आप सुविधानुसार कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, सुविधानुसार कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे आपको बताया मैंने अभी, मोबाइल उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो उद्योग है, तो मोबाइल के जो उपकरण आते हैं, है ना, जैसे क्या उनको पुर्जे कह सकते हैं हम, पुर्जे, तो इनके पुर्जे कहीं से भी प्राप्त किया सकते हैं। इनके जो इन उद्योगों के पुर्जे, इन उद्योगों के पुर्जे कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, इनके जो पुर्जे होते, छोटे छोटे पुर्जे होते, कहीं से भी ला सकते हैं। इसके लिए आपको कच्चे माल की नहीं, आपने मंगाया और आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया और बना दिया। तो आपने इसमें देख लिया, स्वच्छंद जो उद्योग होते हैं उसमें किसी बाजार, कच्चा माल, श्रम की आवश्यकता नहीं होती, सुविधा अनुसार कहीं भी स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वच्छंद उद्योग है। और इन उद्योगों के पुर्जे, छोटे छोटे पुर्जे तो होते हैं, कहीं से प्राप्त किया जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन उद्योगों से प्रदूषण भी नहीं होता है। इन उद्योगों से ये उद्योग प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं, प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। अच्छा, और इसके अंदर एक बात और हम देखेंगे कि इनकी स्थापना में जो प्रमुख कारण होता है, इनकी स्थापना में, क्योंकि ये छोटे, इनके जो पुर्जे कहीं से भी आसपास से मंगाते हैं, कोई दूर से तो मंगाएंगे नहीं, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, क्योंकि स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़क द्वारा पहुंच होती है। सड़क द्वारा, कोई आप एरोप्लेन से नहीं मंगाएंगे, सड़क द्वारा, अपने पास से मंगाएंगे, सड़क द्वारा पहुंच होती है, सड़क द्वारा पहुंच होती है। तो आप समझ गए, इसके अंदर ये सब चीजें आ गई। किसी बाजार, कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती, नाम के हिसाब से सुविधानुसार है, पुर्जे कहीं से प्राप्त किए जा सकते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते और सड़क द्वारा पहुंच होती है। तो लीजिए उदाहरण भी लीजिए, इसका उदाहरण जो है वो है मोबाइल उद्योग। मोबाइल उद्योग और जो हमारे टेलीविजन रेडियो होता है उसका है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो हमारे उदाहरण हो गए मोबाइल उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। आपने पाठ पढ़ लिया है, समझ में आया होगा। शुरुआत करी है अपन ने द्वितीय क्रियाओं से। द्वितीय क्रियाओं में समझा कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को हम जब रूप परिवर्तन कर देते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। 3 भागों में बांटा, विनिर्माण, प्रसंस्करण और हमने निर्माण में बांटा। हमने बताया कि विनिर्माण जो उद्योग होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, वस्तु का विशिष्टीकरण का गुण होता है, यंत्रीकरण होता है, प्रौद्योगिकी नवाचार होता है, अर्थव्यवस्था का समूह होता है। हमने बताया कि किसी उद्योग को स्थापित करने में क्या क्या चीजें चाहिए, तो कच्चा माल चाहिए, बाजार चाहिए, आपको श्रम आपूर्ति चाहिए, परिवहन के साधन चाहिए, सरकारी नीतियां चाहिए, अन्य कई चीजें बताई मैंने आपको। और
अर्थव्यवस्था में हमने स्वच्छंद उद्योग की बात भी करी।